हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखे होंगे। तो आइए हम लोग रासायनिक बलगतिकी चैप्टर के अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और अगला टॉपिक है हम लोगों का मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की आणविकता। तो अभिक्रिया की आणविकता पढ़ने से पहले छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे प्यारे प्यारे दो जो शब्द हैं उसे पहले डिफाइन करते हैं। एक शब्द है सिंपल रिएक्शन। इसी को अनेक जगह पर लिखा रहता है एलिमेंट्री रिएक्शन। हिंदी में आप सरल अभिक्रिया या प्राथमिक अभिक्रिया नाम दे दीजिए। सरल अभिक्रिया सरल अभिक्रिया या प्राथमिक सरल अभिक्रिया या प्राथमिक अभिक्रिया। तो आइए समझते हैं कि क्या है सरल अभिक्रिया या प्राथमिक अभिक्रिया। सरल अभिक्रिया का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि कैसी अभिक्रिया जिसे बदबू आती हो, सड़ा हुआ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरल अभिक्रिया मतलब सिंपल अभिक्रिया। जब कोई चीज सड़ जाता है तो सिंपल सा हो जाता है। तो यहां पर वही है सरल अभिक्रिया माने सिंपल अभिक्रिया। सिंपल रिएक्शन का डेफिनेशन है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक ही चरण में समाप्त हो जाए। रिएक्टेंट रखिए और एक ही चरण में, एक ही स्टेप में वो प्रोडक्ट में बदल जाए, बीच में जो है ना बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स न हो। तो उस तरह की जो केमिकल रिएक्शन है विच इज कंप्लीटेड इन ओनली इन वन स्टेप इज कॉल्ड सिंपल रिएक्शन। वह रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक ही चरण में पूरा हो जाए उसे सरल अभिक्रिया कहते हैं। कोई रासायनिक अभिक्रिया है और एक ही स्टेप में, जैसे मान लीजिए ये आपके पास रिएक्टेंट है और सीधे ये बदल गया किसमें, प्रोडक्ट में, तो ये हो गया सिंपल रिएक्शन। रिएक्टेंट सीधे कन्वर्ट हो गया किसमें, प्रोडक्ट में, ओनली वन स्टेप। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिंपल रिएक्शन, सरल रिएक्शन। अब आइए एक दूसरा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये फर्स्ट था। सेकंड है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हिंदी में कहते हैं इसको जटिल अभिक्रिया। जटिल अभिक्रिया। तो क्या है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जरा इसे समझते हैं। वह अभिक्रिया जो एक से अधिक चरणों में पूरा होता हो उसे
जटिल अभिक्रिया कहते हैं। दैट रिएक्शन विच इज कंप्लीटेड इन मोर देन वन स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, कितना भी हो लेकिन मोर देन 1 स्टेप हो जाए। एक एग्जांपल समझते हैं। आपके पास ये रिएक्टेंट है R, तो रिएक्टेंट जो है ना सीधे प्रोडक्ट में नहीं बदला, रिएक्टेंट बदल गया पहले मान लीजिए A में, फिर A बदला B में, और B जो बदला वो हो गया बदल गया प्रोडक्ट में, ये हो गया प्रोडक्ट। तो चूंकि ये अभिक्रिया देखिए R से पहले A बना, A से B बना, B से तब जाके P बना, इसको क्या कहेंगे आप? इसको कहेंगे आप जटिल अभिक्रिया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आप देखिए ना, मैं एक सामान्य एग्जाम्पल ले रहा हूँ। हाँ, ध्यान रखिएगा कि वो एग्जाम्पल जो है रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसको समझने के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ। आपने क्या किया, दूध लिया, चीनी चाय पत्ती लिया और सबको मिक्स कर दिया, गर्म कर दिया, चाय बन गया। सिर्फ एक स्टेप लगा। लेकिन अगर उसी दूध से स्पंज बनाना होता तो दूध को गर्म करो, छेना निकालो, छेना को फिर कुछ करो, मुझे नहीं जानकारी है, मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, लेकिन ये मैं कंफर्म जानता हूँ कि कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि दूध के साथ कर दो और सीधे वो क्या हो गया, स्पंज बन गया। तो दूध से चाय बनाना एक स्टेप में हुआ, जबकि उसी दूध से स्पंज बनाना मोर देन 1 स्टेप में हुआ। तो अगर कोई रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए देन सिंपल रिएक्शन, एंड इफ रिएक्शन टेक मोर देन 1 स्टेप देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एज फॉर एग्जाम्पल एक काल्पनिक रिएक्शन हमने लिखा है कि R से पहले A बना, फिर A से B बना और उसके बाद प्रोडक्ट बना। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इस तरह से होते हैं, और जो सिंपल रिएक्शन होते हैं ना वो सीधे क्या हो जाते हैं, तो बदल जाते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में। अब आप कहेंगे कि हमने तो टॉपिक दिया मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, ये कहाँ फंसा दिए। एक्चुअली हमें मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन ही समझना है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इसको जानना जरूरी है। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नोटवर्थी पॉइंट है। ईच स्टेप ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज सिंपल रिएक्शन। R से A एक सिंपल रिएक्शन होगा, A से B भी एक सिंपल रिएक्शन होगा, B से P बनना भी एक सिंपल रिएक्शन ही होगा। मतलब कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो प्रत्येक स्टेप है वो क्या होता है, एलिमेंट्री ही रिएक्शन होते हैं, सिंपल रिएक्शन होता है। तो इसे नोट करना बेहद जरूरी है। मैं यहां लिख रहा हूं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का प्रत्येक स्टेप सिंपल रिएक्शन होता है। सिंपल रिएक्शन होता है। स्टूडेंट, इसका मतलब समझ रहे हो आप? देखिए, ए R से P बनना एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, लेकिन R से A बनना सिंपल रिएक्शन, A से B बनना ये सिंपल रिएक्शन हुआ। सिंपल रिएक्शन, ये क्या हुआ, सिंपल रिएक्शन। ये भी क्या है, तो सिंपल रिएक्शन है। लेकिन सब सिंपल रिएक्शन, ये सभी जो स्टेप्स हैं इनको इंक्लूड एक साथ कर दीजिए और कहिए कि R से P बना और ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गया। तो पहले आप इसे नोट करिए और फिर देखते हैं कि मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन जो मैंने आपको टॉपिक दे रखा है वो क्या है। ठीक है, तो पहले जल्दी से नोट करिए। तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन जानने से पहले स्टूडेंट्स एक और छोटा सा टॉपिक, छोटा सा बिल्कुल, एक शब्द है कॉलिजन थ्योरी, थ्योरी ऑफ कॉलिजन, टक्कर या संघट्ट का सिद्धांत कहते हैं इसको। ये जो है टक्कर, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कॉलिजन, ये वही कॉलिजन है। यहां पर क्या कर रहा है, तो ये कॉलिजन जो है देखिए क्या कर रहा है, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो आपके पास उस रासायनिक अभिक्रिया में एक प्रतिकारक होता है, इसको हम लोग प्रतिकारक कहते हैं। प्रतिकारक जो है फिर धीरे धीरे रिएक्शन करके और ये बदल जाता है प्रतिफल में। मुझे यहां पर प्रतिकारक से मतलब है, आपके पास प्रतिकारक में क्या हो सकता है,
तो याद रखिएगा आपके पास प्रतिकारक में 3 चीज हो सकते हैं। एम, ये एम हो सकता है AIM। ए माने एटम, आई जो है माने आयन और एम माने मोलिक्यूल। तो किसी भी रासायनिक जो रिएक्शन होते हैं उसमें 3 चीज भाग ले सकता है। क्या क्या? तो ए माने एटम, ए का अर्थ हम लगाएंगे एटम हो सकता है। आई का मतलब आयन हो सकता है और एम माने मोलिक्यूल हो सकता है, मोलिक्यूल हो सकता है। एटम का मतलब समझते हैं आप, परमाणु हो सकता है, आयन माने आयन और मोलिक्यूल का मतलब अणु। तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो प्रतिकारक में आपके पास अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं। और ये अणु परमाणु एक जगह से बैठे रहेंगे ना तो अभिक्रिया नहीं होती है। कोलिजन थ्योरी कहता है कि जो अणु परमाणु आयन है जब आपस में टकराएंगे और टकराने से ही वो प्रतिफलन बदलते हैं। मैं हथौड़ा लेके अगर खड़ा रहूंगा तो टूट थोड़ी ना जाएगा, हथौड़ा मारूंगा चोट करूंगा तब तो होगा ना। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हमारे आसपास में सारे थ्योरी मौजूद हैं, केवल उससे कोरिलेट करने की आवश्यकता है। तो क्या कहता है आपका कोलिजन थ्योरी कि जब प्रतिकारक के अणु परमाणु या आयन आपस में टकराते हैं, मैंने समझिए जब लाठी मारते हैं एक दूसरे को, तब जाकर के कुछ न कुछ काम वहाँ पर होता है। तो मैं लिख दूं कोलिजन थ्योरी के अनुसार, कोलिजन थ्योरी के अनुसार क्या है ये थ्योरी? क्या कह रहा है कि प्रतिकारक के अणु परमाणु या आयन जब प्रतिकारक के अणु परमाणु या आयन आपस में टकराते हैं तो टक्कर के फलस्वरूप प्रतिफल बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रतिकारक के अणु आपस में नहीं टकराएंगे प्रतिफल नहीं बनेगा। सिंपल सा मतलब है। प्रतिकारक के क्या क्या हो सकते हैं? तो अणु परमाणु और आयन, वो आप टकराएं पहले, टकराने से ही प्रतिफल बनेगा। अब आइए मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो प्रतिकारक के अणु और परमाणु जब एक साथ टकराते हैं तो हो सकता है कि एगो परमाणु टकराए, 2 गो टकराए, 3 टकराए, और जो 3 से जो ज़्यादा होते हैं ना जनरली परमाणु आपस में नहीं टकरा पाते। तो अणु परमाणु और आयनों की वह संख्या, अणु परमाणु या आयनों की वह संख्या जिसके आपसी टक्कर, एक साथ आपसी टक्कर के फलस्वरूप प्रतिफल बनता है, उसी संख्या का नाम है अभिक्रिया की आणविकता। मतलब अणु एगो टकराया तो अभिक्रिया की आणविकता 1, 2 गो टकराया तो 2, 3 टकराया तो 3। तो अणु परमाणु या आयनों की वह संख्या जिनके आपसी टक्कर से, याद रखिए, क्या बनता है? अब प्रतिफल बन जाता है। तो उस संख्या का नाम है आणविकता। सिंपल सा बात है, कोई बहुत टफ चीज़ें नहीं बताने जा रहा हूं मैं आपको। तो मैं यहां लिख रहा हूं अभिक्रिया की आणविकता के बारे में। अणुओं परमाणुओं या आयनों की वह संख्या जिसके एक साथ लिखना जरूरी है, एक साथ
आपसी टक्कर के फलस्वरूप प्रतिफल का निर्माण होता है। अभिक्रिया की आणविकता कहलाता है। अभिक्रिया की आणविकता कहलाता है। याद रखिएगा, अणु परमाणु की यह क्या है, तो संख्या है और कुछ नहीं, एक ऐसी संख्या जिनके आपस में टकरा जाने से प्रतिफल बन जाए। जो प्रतिकारक हैं वो किस में बदल जाएं, तो प्रतिफल में बदल जाएं, तो समझ लीजिएगा कि उसी संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो अगर अभिक्रिया की कोई अभिक्रिया है, उसकी आणविकता 1 है, इसका मतलब कि एक परमाणु या अणु या आयन आपस में टकराया और प्रतिफल के रूप में बदल गया। तो अगर किसी अभिक्रिया की आणविकता 1 है तो उसको यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। अगर अभिक्रिया की आणविकता 2 हुई तो उसको बाईमोलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। 3 हुआ तो टर्मोलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। और जनरली अभिक्रिया की आणविकता 1 से लेकर 3 तक होती है। तो पहले एक लाइन लिखूंगा मैं यहाँ पर, अभिक्रिया की आणविकता प्रायः कहाँ से कहाँ तक होती है, 1 से लेकर 3 तक। अभिक्रिया की आणविकता प्रायः 1 से 3 तक होती है। ये तो एक बात हो गई कि अभिक्रिया की जो आणविकता है, मोलिकुलरिटी ऑफ जो रिएक्शन है, जनरली कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 1 2 3, जनरली 3 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन रेयर केस में, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में समान तौर पे 3 तक ही जाकर के रुक जाते हैं। अब देखिए कुछ और बातें। किसी अभिक्रिया की आणविकता अगर 1 है तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। जब आणविकता बराबर 1, ये भी हो सकता है कि आणविकता बराबर 2, ये भी हो सकता है कि आणविकता बराबर 3। तो अगर आणविकता 1 हुआ तो उसका नाम क्या देने वाले हैं आप, यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन कब, जब आणविकता कितनी होगी, 1। यूनी मीन्स 1। जब 2 हो गया तो बाईमोलिक्यूलर रिएक्शन। अगर 3 हुआ तो टर्मोलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे। याद रखिएगा, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसकी जो आणविकता है 1 है, आप कहेंगे यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। मतलब मैं बोलूँगा जब बाईमोलिक्यूलर रिएक्शन तो आप समझ जाएंगे कि उस रिएक्शन की जो मोलिकुलरिटी है कितनी है, 2 है। टर्मोलिक्यूलर रिएक्शन मतलब मोलिकुलरिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। अब यहाँ पर एक आता है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट कि याद रखना हम लोगों को कि मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जनरली एक बहुत ही बेहतरीन जो होता है ना, समझिए कि क्वेश्चन बनता है और वह है दोनों में अंतर। क्वेश्चन होता है कि अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर क्या है। तो मैं चाह रहा हूँ कि उस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए कर दूँ। तब तक आप इसको नोट करें। आप देख ही रहे होंगे कि बोर्ड पे जगह नहीं बच गया है, आप यहाँ पर बिंदु लगा लेंगे मेरे दोस्त, नोट करिए। आइए स्टूडेंट्स, अब जो मैं कह रहा था कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक वो होता है अभिक्रिया की जो कोटि है और अभिक्रिया की आणविकता है, इस दोनों में अंतर। थोड़ा जल्दी हो जाए इसलिए हमने बोर्ड पे लिख दिया है, लेकिन मैं एक एक पॉइंट करके आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहला अंतर क्या है दोनों में, देखिए कि रेट लॉ जो इक्वेशन है उसमें प्रतिकारक की सांद्रताओं को जोड़ दीजिए और जैसे ही जोड़ दीजिएगा आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा। जैसे ये R बराबर के, अगर A के पावर मान लीजिए अल्फा है और B के पावर बीटा है, तो आप क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा के बराबर हो गया।
तो रेट लॉ समीकरण प्राप्त होना चाहिए केवल उनके प्रतिकारक सांद्रताओं के जो घात उनको जोड़ दीजिए और जोड़ने से जो चीज़ प्राप्त हो गया उसका नाम हो जाता है अभिक्रिया की कोटि। लेकिन आणविकता वो नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि क्या है, अणु परमाणु और आयन, अणु परमाणु और आयन आपस में टकराते हैं और उनके टक्कर से अगर प्रतिफल बना तो जितने संख्या में अणु परमाणु और आयन टकराए उसी संख्या का नाम क्या है, अभिक्रिया की आणविकता है। दूसरा जो पॉइंट है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसका मान जीरो हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी जीरो, आपको पहले मैंने बताया हुआ, आपको याद होगा। मैं यहाँ पर लिख के आपको एक बार बताना चाहूँगा कि ऑर्डर ऑफ जो ओ आर मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इवन ऑल्सो फ्रैक्शन मतलब P/Q के रूप में भी ये हो सकता है। हाँ, नेगेटिव नहीं हो सकता, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता। इस पे भी मैंने वीडियो बनाया कि नेगेटिव कब हो सकता है, तो इसका वैल्यू जीरो हो सकता है। लेकिन याद रखिए, जब जीरो अणु टकराएंगे तो प्रतिफल कैसे बनेगा? तो रूल तो आपको कह रहे हैं कि जिनके टकराने से प्रतिफल बने, इसीलिए याद रखिएगा कि इसका जो वैल्यू होता है कभी वो जीरो नहीं हो सकता। उसके बाद आपने लिखा कि इसका मान भिन्न के रूप में, हाँ अभी मैंने आपको बताया कि ये P/Q के रूप में, भिन्न के रूप में हो सकता है। अगर हो सकता है 1/2 हो तो A के प्रति अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। अगर ये 3/2 है तो 3/2 हो जाएगी। लेकिन मोलिक्युलरिटी ऑफ जो रिएक्शन है वो कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। सोचो स्टूडेंट्स, क्यों नहीं हो सकता? तो मोलिक्यूल या तो 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 1.5 मोलिक्यूल नहीं होता, 2.5 मोलिक्यूल नहीं होता। क्या आपके घर में लोग 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं? आप नहीं कह सकते आपके घर में 3.5 हैं, ये संभव नहीं है। 10.5 लोग हमारे घर में रहते हैं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। बच्चा है तो भी एक कंप्लीट सिस्टम है, बड़ा है 75 किलो का है वो भी एक सिस्टम है, और कोई 15 किलो का है वो भी एक सिस्टम है। तो व्यक्तियों की संख्या 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 3.5 नहीं होगी। उसी तरह से मोलिक्यूल 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, तो टकराएंगे तो 1 टकराएगा, 2 टकराएगा, 3 टकराएगा, तो ये फ्रैक्शन के रूप में कभी भी संभव नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, और मैं समझता हूँ कि बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। ये जो रिएक्शन आपको मैंने बताया ना कि जटिल रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और सिंपल रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, ये दोनों के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर केवल जो सिंपल रिएक्शन है, सरल रिएक्शन है, केवल उसी के लिए होता है। उसके बाद आपने लिखा कि ये एक्सपेरिमेंटल है, मतलब आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन केवल एक्सपेरिमेंट से ही ज्ञात कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको ये लाइन लिखा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन है केवल एक्सपेरिमेंट से ही ज्ञात हो सकता है, से ही ज्ञात हो सकता है। ऐसे आप देख करके या कुछ कह के आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते। लेकिन ये सैद्धांतिक है, थ्योरेटिकल है। जो सबसे आपको ये रिएक्शन है एक से ज़्यादा चरण में संपन्न हो रहा है, तो उसमें जो प्रत्येक चरण, तो आपने कहा कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन होता है ना, तो एलिमेंट्री रिएक्शन को आप बैलेंस कर दीजिए, और बैलेंस करने के बाद उसमें जितने मोलिक्यूल प्रतिकारक में शामिल हैं उसको जोड़ दीजिए, वही मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन हो गया। अब समझ में क्या कर रहा हूँ? कोई एक रिएक्शन है, मान लीजिए एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये ए से बी की तरफ गया, ये एलिमेंट्री है, ध्यान रखिए। तब तो अगर इसमें 2 मोलिक्यूल शामिल है ना, तो इसका जो मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन जो हो गया ये हो जाएगा 2। अगर यहाँ पर 3 मोलिक्यूल शामिल है तो मोलिक्युलरिटी क्या हो जाएगा 3। कब? लेकिन ध्यान रखिएगा, कब? जब एलिमेंट्री रिएक्शन होगा, ये सिंपल रिएक्शन होगा, तभी ये बात लागू होती है। तो ये सैद्धांतिक होता है, और चूंकि सिंपल रिएक्शन के लिए होता ही है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। जो अभिक्रिया की कोटि है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए बिल्कुल ही मीनिंगलेस है, और ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे भी लागू होती है। तो स्टूडेंट्स, ये अंतर है अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में, जिसको ध्यान देंगे आप लोग। अब इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के संभवतः सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे आ गए। ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन है ना, उसके लिए हम लोगों को अब गणितीय व्यंजक प्राप्त करना है, और हमारे सिलेबस में 0 ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिए गए हैं। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के व्यंजक प्राप्त करना है, उसको ग्राफिकली विधि से पढ़ना है, ग्राफ से। तो मैं आपको आज नहीं, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि मैंने आपको एक वीडियो बनाया था ग्राफ पर कि सरल रेखा के ग्राफ को कैसे खींचें, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ेगी इसके वाले जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग करने जा रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।